मैं अपने सभी छोटे व बड़े भाई और बहनों को आज रक्तदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस रक्तदान दिवस पर मैं आप लोगों से जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसके द्वारा प्रेषित स्वैच्छिक रक्तदान प्रोत्साहनकर्ता मॉड्यूल जो है उसके बारे में बात करूंगा। देखिए, ये जो मॉड्यूल जो है स्वैच्छिक रक्तदाता प्रोत्साहनकर्ता मॉड्यूल, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा प्रेषित किया गया है। और इस मॉड्यूल के अंदर काफ़ी कुछ सूचनाएं दी गई हैं जो कि रक्तदान करने से संबंधित हैं और जो हमें हमारे ब्लड के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाती है। ये मॉड्यूल स्टेट वाइज प्रोवाइड करवाया गया है सभी स्टेट्स में, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेड कॉपी होने के कारण से यह सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। इसके कारण से आज रक्तदान दिवस पर मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि इस जो स्वैच्छिक रक्तदान जो प्रोत्साहनकर्ता मॉड्यूल जो है इसको मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे कि आपको ब्लड के बारे में पता चले कि ब्लड होता क्या है, इसके काम क्या होते हैं, इस ब्लड का निर्माण किन किन चीज़ों से होता है। इसके अलावा ये जो अपने ब्लड जो अपन डोनेट करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होगा इस वीडियो से वो बेनिफिट होगा जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि इसके अंदर ब्लड से रिलेटेड जो स्टडी चलती है आपके टॉपिक के अंदर उसमें आपको बेनिफिट होगा। 10th के जो बच्चे हैं उनके ब्लड ग्रुप चलते हैं उनके अंदर भी उनको बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो ब्लड डोनेशन से रिलेटेड जिनको जानकारी नहीं है उनको भी इस प्रोत्साहनकर्ता मॉड्यूल की जानकारी लेने से काफ़ी कुछ बेनिफिट होगा। तो देखिए, ये क्या है कि जो अपने कालीचरण सराफ जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे उनके द्वारा यह मतलब उनकी एक ये सोच थी कि ऐसा कोई प्रोत्साहन मॉड्यूल लेके आना चाहिए जिससे लोगों को जागरूकता मिले कि जिससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, ब्लड को डोनेट करें। तो राजस्थान की ये यदि अपन ब्लड डोनेशन की अपन प्रोत्साहन कॉपी देखते हैं तो इनमें बताया गया है कि अपना राजस्थान जो है उसमें जनसंख्या के आधार पर प्रति वर्ष 7 लाख यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। अब 7 लाख यूनिट रक्त यदि दान होगा तो ही वो किसी भी पेशेंट को या मरीज को दिया जा सकेगा, क्योंकि रक्त जो है उसका निर्माण कृत्रिम रूप से तो हो नहीं सकता। यदि कोई दान करेगा तो ही उस रक्त को क्या किया जा सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति के मतलब उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है दूसरे व्यक्ति में। इसके अलावा हम बात करें ब्लड से रिलेटेड फंक्शन की या कार्यों की, तो देखिए इसके कुछ मोस्टली कार्य जो आपके प्रोत्साहन मॉड्यूल में दिए गए हैं वो दिए गए हैं कि अपना जो शरीर होता है उसके अंदर बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का जो कार्य किया जाता है वो ब्लड के द्वारा किया जाता है। और यह जो प्रोसेस होती है इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, या हिंदी में इसको रक्त परिवहन कह दिया जाता है। तो एक तो इम्पोर्टेंट कार्य यह होता है इसका। दूसरे इम्पोर्टेंट कार्य की यदि मैं बात करूं तो संक्रमण जो होता है, संक्रमण को इंग्लिश में इन्फेक्शन कहा जाता है, एवं जो अन्य बीमारियां होती हैं, अन्य डिजीज जो होती हैं, उन बीमारियों से ये जो रक्त जो होता है इसके अंदर पाई जाने वाली कुछ एक ऐसी केशिकाएं होती हैं जो कि इन इन्फेक्शन से किसको बचाती हैं, शरीर को बचाती हैं। ठीक है, तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अंदर भी ये क्या करता है, रक्त शरीर में काम करता है। इसके अलावा शरीर का टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है, उस तापमान के अंदर भी यह क्या करता है, उस तापमान को भी कम करने का काम करता है। और उस तापमान को कम या फिर ज़्यादा नहीं होने देता है, यानी उसको रेगुलेट करने का काम करता है, कम करने का काम नहीं करता है। उसको थर्मो रेगुलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थर्मो रेगुलेशन बोला जाता है। यानी कि बॉडी का तापमान ना तो ये ज़्यादा करता है और ना ही बॉडी का तापमान क्या करता है, कम करता है। इसी के साथ में इस मॉड्यूल के अंदर अपने एक ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस दिया हुआ है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब यह होता है कि शरीर में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है या आकर्षण जो होता है उस आकर्षण को क्या करने का काम करता है, ये नियंत्रित करने का काम करता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। तो एक जो ब्लड होता है उसका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का होता है। इसी के साथ में जो ब्लड होता है वो क्या होता है कि शरीर में जमने लग जाता है,
या थक्का बनाता है। थक्का क्यों बनाता है कि मान लीजिए कोई चोट आ गई है, तो चोट आने के 1.5 या 2 मिनट तक ही रक्त क्या करता है, बाहर जाता है, और रक्त मतलब कि 1.5 या 2 मिनट बाद में क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो उसको ब्लड क्लोटिंग बोला जाता है। तो यह काम कौन करता है, यह रक्त ही करता है। ब्लड को क्लोट करने का काम कौन करता है, रक्त ही करता है, जिसको कोगुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोगुलेशन कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी क्या होता है, परिवहन करने का काम होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम होता है। इसके अलावा ब्लड क्लोटिंग, कोगुलेशन का इसका काम होता है। इसी के साथ में अपन यदि ब्लड स्ट्रक्चर की यदि बात करें, तो ब्लड स्ट्रक्चर के अंदर ब्लड जो होता है वो मोस्टली 2 पार्टों से मिलकर बना होता है। एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड वेसिकल्स होता है, या रक्त कोशिकाएं जिन्हें हम हिंदी में बोल देते हैं। देखिए, प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का 60% हिस्सा होता है, और रक्त कोशिकाएं जो होती है वो 40% हिस्सा होती हैं। यानी 60% जो रक्त का हिस्सा जो होता है वो तो द्रव्य होता है, और 40% जो हिस्सा होता है वो क्या होता है इसका, वो होता है ठोस होता है या कठोर होता है। तो देखो, प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर 90% तक पानी होता है, और 10% तक उसके अंदर अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। और यह क्या करता है, पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। इसके अलावा रक्त कोशिकाओं की यदि बात करूँ, या ठोस पदार्थों की यदि मैं बात करूँ, तो उसके अंदर यानी हम बता सकते हैं कि उसके अंदर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं हो गई, श्वेत रक्त कोशिकाएं हो गई, और प्लेटलेट्स हो गई। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका जो कार्य होता है वो रक्त को लाल रंग प्रदान करने का होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। WBC जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है उनका कार्य क्या होता है कि वो जो अपने प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, या फिर हम बता सकते हैं इन्फेक्शन को मतलब डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है। इसके अलावा प्लेटलेट्स की यदि मैं बात करूं, तो ये क्या होती है, अत्यंत नाजुक होती हैं, और मामूली सा आघात लगने पर ही टूट जाती हैं, और इन कोशिकाओं के टूटने से यह पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और थक्का बनाकर रक्त को अधिक बहने के नुकसान से बचाते हैं। यानी कि प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लोटिंग करने का। क्या काम होता है, ब्लड क्लोटिंग करने का काम होता है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप की यदि मैं बात करूँ, तो मोस्टली ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, यानी कि वैसे मोस्टली 4 टाइप के होते हैं, लेकिन उनके 4 पॉजिटिव हो जाते हैं, 4 नेगेटिव हो जाते हैं, तो इसलिए वो कितने टाइप के हो गए, 8 टाइप के हो गए। जैसे आपको पता है कि जैसे ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, इसके अलावा ए बी ब्लड ग्रुप होता है, और ओ ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव ए होता है, पॉजिटिव बी होता है, पॉजिटिव ए बी होता है, पॉजिटिव ओ होता है। इसके अलावा नेगेटिव ए होता है, नेगेटिव ए बी होता है, नेगेटिव ओ होता है, और नेगेटिव ए बी होता है। ठीक है, अब देखिए कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी ओ ब्लड ग्रुप जिस भी व्यक्ति का होता है वो सभी को ब्लड दे सकता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है वो ए बी होता है, यानी जितने भी ब्लड होते हैं उन सब का ब्लड कौन ले सकता है, ए बी ले सकता है, क्योंकि वो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, जिसको सार्वत्रिक ग्राही बोला जाता है। इसके अलावा बात करूँ कि ब्लड जो होता है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है वो मोस्टली प्रोटीन पाया जाता है उसमें, वसा पाया जाता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसमें, विटामिन पाए जाते हैं उसमें, एंड इसके अलावा आयरन और कुछ एक सूक्ष्म मिनरल्स होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, और इससे क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। इसके अलावा बात करूं कि अपनी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर ब्लड फॉर्मेशन के लिए यानी जो स्थान होता है या जगह होता है वो कौन सा होता है, तो जो स्प्लीन होती है, या जिसको अपने हिंदी में प्लीहा बोला जाता है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है, जिसको तिल्ली भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा एक सामान्य से व्यक्ति के अंदर अपन बात करें कि कितना ब्लड पाया जाता है, तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति होता है जिसका वजन हम मान लेते हैं 60 से 65 किलोग्राम उसका वजन होता है, तो उसके अंदर 4.5 से लेकर 5 लीटर तक क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम वेट के हिसाब से ब्लड को देखें तो हम मान सकते हैं कि प्रति किलोग्राम 70 मिलीलीटर क्या होना चाहिए, ब्लड होना चाहिए, ये हम मान सकते हैं। इस हिसाब से क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं। तो देखो, ट्रांसफ्यूजन क्या होता है कि कई बार क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। देखो, आपने सुना होगा एनीमिया रोग के बारे में। एनीमिया रोग कहा जाता है
कि रक्त की कमी हो जाती है उसको एनीमिया रोग कहा जाता है, लेकिन ये गलत धारणा है। कभी भी शरीर के अंदर रक्त की कमी नहीं होती है, रक्त की गुणवत्ता में कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया कहा जाता है। या फिर हम मान सकते हैं कि उसके अंदर, रक्त के अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन जो है उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसा ब्लड जो होता है उसको तो बाहर निकाला जाता है, और जो प्योर ब्लड होता है या जो अच्छा रुधिर होता है उसको क्या किया जाता है, शरीर के अंदर डाला जाता है, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कह दिया जाता है। ठीक है, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड डोनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन तभी होगा जब ब्लड डोनेशन होगा। क्योंकि आपको मैंने शुरू में भी ये बात बताई है कि ब्लड जो होता है उसको कृत्रिम रूप से फैक्ट्रीज़ के अंदर या फिर कंपनियों में नहीं बनाया जा सकता है। कोई भी ब्लड तभी दिया जाएगा जबकि कोई उसको डोनेट करेगा, कोई ना कोई उसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। इसके अलावा रक्तदान कौन कौन कर सकता है, तो जिसका वजन 75 किलोग्राम से ऊपर होता है वो रक्तदान कर सकता है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं। इसके अलावा जिसकी उम्र 18 से लेकर 60 वर्ष तक है वो रक्तदान कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत 12.5% से ज़्यादा हो या 12.5% से कम नहीं होना चाहिए वो रक्तदान कर सकते हैं। इसके अलावा हर 3 माह पश्चात रक्तदान क्या हो सकता है, किया जा सकता है। इसी के साथ में ये जो प्रोत्साहनकर्ता मॉड्यूल है इसमें दिया हुआ है कि रक्तदान की ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, रक्तदान की प्रतिपूर्ति ये भी इम्पोर्टेंट, हाँ ये देखो इम्पोर्टेंट है कि ब्लड डोनेशन करने के कितने दिन बाद में क्या हो जाता है, रक्त दोबारा बन जाता है, जिसको रक्तदान की प्रतिपूर्ति बोलते हैं। अब देखो ये अप्रूवल है, ये अप्रूव्ड है, ये कोई क्या है कि फेक नहीं है, ये अप्रूव्ड है रक्तदान की प्रतिपूर्ति। अब इसमें देखिए कि दान के दौरान 350 मिलीलीटर रक्त जो मानव शरीर से लिया जाता है उसमें लगभग 140 मिलीलीटर रक्त कोशिकाओं और शेष प्लाज्मा अर्थात रक्त द्रव्य में होता है। इस द्रव्य की प्रतिपूर्ति अगले 24 घंटे में, जबकि रक्त कोशिकाओं की प्रतिपूर्ति अगले 7 दिनों में पुनः बन जाती है। हमारे शरीर में 20% रक्त लगभग 1 लीटर हमारी आवश्यकता से अधिक अतिशेष होता है, और इस अतिरिक्त रक्त का ही तीसरा या चौथा भाग रक्तदान के द्वारा लिया जाता है। फिर भी रक्तदाता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगला रक्तदान 3 माह पश्चात ही लिया जाता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि 1 लीटर जो रक्त होता है वो तो क्या होता है, एक्स्ट्रा रहता ही रहता है बॉडी में। ठीक है, और उस यानी वो तो 24 घंटे में बन जाता है, और जो रक्त कोशिकाएँ होती हैं RBC WBC प्लेटलेट्स वो 7 दिनों के अंदर बन जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इसके बाद में यदि हम बात करेंगे रक्तदान के लाभ क्या क्या होते हैं, तो देखिए रक्तदान के लाभ की यदि मैं बात करूं तो वह सबसे पहले तो आत्मसंतोष जो किसी भी दानदाता को प्राप्त होता है रक्तदाता को भी मिलता है। रक्तदान का संतोष तो अन्य दान से कहीं बढ़कर है, क्योंकि इसके द्वारा किसी के प्राणों की रक्षा करने का सुअवसर मिलता है। इसी के साथ में समाज में रक्तदाता अपने महत्व और उपयोगिता के भाव से गौरव का अनुभव करते हैं। इसी के साथ में रक्तदान से उसके शरीर का पुराना रक्त नए बनने वाले युवा सक्रिय रक्त से प्रतिस्थापित होता है, और इससे रक्तदाता और अधिक ऊर्जावान व स्वस्थ महसूस करता है। इसी के साथ 4th पॉइंट है, रक्तदान के साथ रक्त के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम हो जाती है तथा रक्त की तरलता बढ़ जाती है। दोनों ही हृदय रोग से रक्तदाता की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा नियमित रक्तदान करने से शरीर में रक्त निर्माण करने वाली अस्थिमज्जा को उद्दीपन मिलता रहता है, जिससे रक्त निर्माण भी अच्छी तरीके से होता है। देखो वही बात है कि कोई भी चीज़ का उपयोग जो होता है यदि वो हम करते हैं, या मान लो अस्थिमज्जा या प्लीहा जो है वो एक प्रकार की मशीनरी है, उसका उपयोग यदि हम करते रहेंगे तब तो वो सही प्रकार से कार्य करेगी। यदि उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो सही प्रकार से कार्य नहीं करेगी। और ब्लड तो जो है वो वैसे भी डिस्ट्रॉय होना है, नया ब्लड बनना है, मतलब कि नया ब्लड बनना है, लेकिन उसको यदि हम डोनेट कर देते हैं तो उससे कुछ ज़्यादा शरीर को बिल्कुल भी ऐसे नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं होती है। तो देखो इस प्रोत्साहनकर्ता मॉड्यूल का जो संदेश है या मोटिव है वो यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर ब्लड के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त हो, और यह जानकारी प्राप्त होने से वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। क्योंकि आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, अपने राजस्थान के अंदर प्रति वर्ष 7 लाख यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसके अब वो यूनिट की आवश्यकता जो होती है उसके लिए हम अपने को ब्लड डोनेट करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, उस रक्त की पूर्ति कर सकते हैं, वरना रक्त की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो
प्रोत्साहन करता मॉड्यूल जो है, इसको मैंने आपके लोगों के साथ में साझा किया। और आज जो ब्लड डोनेशन डे जो है उसके दिन मैं चाहता हूं कि आप भी रक्तदान से संबंधित जो भी आप लोगों को पता है या जो भी आप लोगों को जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो दान है उसकी जानकारी दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो सके। मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।